हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र जो होता है हमारा वो पाचन की क्रिया करता कैसे, भोजन को पचाता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हमने भोजन किया, ठीक है, भोजन है वो भोजन करने के बाद हमारा भोजन उस पर लार ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारी वो एक्ट करती हैं और ईसोफेगस से होता हुआ हमारा जो भोजन होता है बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो पहुंचता है स्टमक में। ओके, स्टमक भोजन के स्टमक में आने के बाद जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, वो बाइल जूस क्या करता है, रिलीज करता है, और जो हमारा पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। देन हमारा भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्रिया होती है वो अब हम देखने वाले हैं बाय थ्योरी कि कैसे हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आए। ओके, यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपोज होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, और हमारा भोजन जब ग्रहणी में पहुँच जाता है, ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है, हमारा ड्यूडेनम, छोटी आंत का। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। सो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आहार नाल का सबसे लंबा और कुंडलित भाग हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक वयस्क मनुष्य में यह लगभग 6 से 6.5 मीटर लंबी तथा 3.5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर मोटी अत्यधिक कुंडलित नलिका है। और छोटी आंत के निम्न 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं हमारे, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ओके, देख लेते हैं। ये देखिए, स्टमक से यहाँ पर जो हमारा जुड़ा हुआ भाग होता है सी टाइप का, ये होता है ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। ये होता है हमारा जेजेनम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पास यहाँ पर इलियम। ओके, ये हमारा इलियम होता है और हमारा ये भाग जठर निर्गमी भाग से जुड़ा रहता है और ग्रहणी कहलाता है। ठीक है, और इसकी आकृति सी टाइप की होती है। जो हमारा मध्यांत्र होता है जेजुनम, यह मध्य भाग जेजुनम कहलाता है और इसका लैटिन भाषा में शब्द होता है रिक्त स्थान, और मृत्यु के पश्चात ये सदैव रिक्त पाया जाता है। इलियम जो होता है वो उस पर छोटी आंत पर असंख्य छोटे छोटे अंगुलों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं विली, और ये अवशोषण के तल को बढ़ाकर पचे हुए भोज्य पदार्थों के अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, इलियम में असंख्य लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पेयर्स धब्बे कहते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं जो क्या करते हैं कि आंत में जो भोजन आता है हमारा उसके साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब देख लेते हैं आंतरिक पाचन किस प्रकार होता है। ओके, इंटेस्टाइनल डाइजेशन, जैसे ही अम्लीय भोजन जो होता है वो आमाशय में पहुंचता है तो ग्रहणी तथा मध्यांत्र की आंतरिक ग्रंथियों की जो हमारी एंटीरो एंडोक्राइन कोशिकाओं से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होता है। फर्स्ट है हमारा एंटीरोगेस्ट्रोन। ओके, यह क्या करता है, रक्त की सहायता से आमाशय की दीवार में पहुंचकर जठर ग्रंथियों की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि जठर रस का स्रावण कम हो जाता है। सेकेंड होता है हमारा किलोसिस्टोकाइनिन। सो यह रक्त की सहायता से पित्ताशय में पहुंचता है और उसे उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है कि उसमें संग्रहित पित्तरस स्रावित होकर ग्रहणी में आकर भोजन के पाचन में सहायता करता है। देन हमारा आता है सिक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। ये अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशय रस के श्रावण को बढ़ाते हैं, यानी कि भोजन का पाचन जो हमारा होगा छोटी आंत में वो किससे होगा, अग्नाशय रस से। एंटीरोकाइनेज आंत की दीवार को उत्तेजित करके आंतरीय रस के श्रावण को नियंत्रित करता है। ओके, इसका काम क्या होता है, नियंत्रित करना। उसके बाद हमारा जो पित्तरस होता है बाइल जूस, जो कि यकृत के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, यह पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच हमारा 7.7 होता है और यह यकृत कोशिकाओं में बनता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें उपस्थित सोडियम तथा कैल्शियम लवण आमाशय में आए जो हमारे अम्लीय कायम होते हैं उसको क्षारीय करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ओके, यानी कि जो हमारा यहाँ पर बताया गया है कि अम्लीय कायम को क्षारीय करने में, ठीक है, यानी कि जो भोजन हमारी आंत होती है वो क्षारीय भोजन का क्या करेगी, सिर्फ डाइजेशन, अम्लीय का नहीं करेगी। इसके अलावा ये वसा के अवशोषण तथा वसा के इमल्सीकरण में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होती है उसका भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। पित्त रस में पित्तवर्णक ब्लूरुबिन तथा ब्लूवर्डिन पाए जाते हैं और इसके अलावा पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों में उपस्थित होते हैं और ठीक है, और इसी के कारण जो हमारा मल होता है उसका जो रंग है वो पीला होता है। पित्तरस आंतरिक क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। और हमारी छोटी आंत में अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है
ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका हमारा जो पीएच है वो होता है 7.5 to 8.3। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी एमाइलेज यानी कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, यह एमाइलोप्सिन भी कहलाता है और यह टाइलिन के समान होता है और काइम की जो स्टोरेज यानी कि तथा ग्लाइकोजन को माल्टोज में विखंडित कर देता है। ठीक है, जो हमारा एमाइलोज होता है वो क्या करता है, स्टार्च को, जो वाटर होता है उसको माल्टोज में विखंडित कर देता है। अब देखिए, जो हमारे ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये भी अग्नाशयी हमारा जो रस होता है उसी से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में बदल देते हैं। ठीक है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव, अभी क्या है, इनएक्टिव है, लेकिन एंटेरोकाइनेज जो होता है वो उसको सक्रिय कर देता है और उसकी सक्रिय अवस्था ट्रिप्सिन में ला देता है। उसके बाद हमारा जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है उस पर ट्रिप्सिन एक्ट करता है और उसको भी उसकी सक्रिय अवस्था काइमोट्रिप्सिन में ला देता है। उसके बाद जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स पर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोगों को नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का क्या कार्य होता है, यह भी हमारा अग्नाशयी रस का एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की जो हमारे कार्बोक्सी सिरे होते हैं उनको विखंडित करता है और उनको एमिनो एसिड्स में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन का पाचन हमारा करता है। देखिए, हमने बाइल जूस यानी कि पित्तरस की क्रिया देख ली, जो कि क्या करता है, अम्लीय काइम को क्षारीय काइम में बदलता है। उसके बाद हमने अग्नाशयी रस जो होता है उसमें देख लिया कि प्रोटीन का पाचन कैसे करता है वो। उसके बाद अब देखते हैं कि आंतरीय रस जो होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, वो क्या करता है, यह क्षुद्रांत्र यानी कि इलियम, अभी हमने देखा था, इलियम की ग्रंथियों से स्रावित होता है और इसमें इरेप्सिन, एंटीरोकाइनेज और हमारे एमिनोपेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज तथा लाइपोज आदि महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम पाचन को पूर्ण करते हैं। ओके, इसमें होते हैं हमारे प्रोटीन पाचक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स, वसा पाचक एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड पाचक एंजाइम्स। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीन पाचक एंजाइम्स। इन्हें हम सामूहिक रूप से इरेप्सिन कहते हैं और इसमें निम्नलिखित एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एमिनोपेप्टिडेज, शेष बची पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। ओके, और जो हमारा ट्राइपेप्टिडेज होता है वो उन पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्लों में बदल देता है और डाइपेप्टिडेज जो होता है वो डाइपेप्टाइडों पर क्रिया करके उन्हें एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो होते हैं हम उनको बोलते हैं अमाइलाइटिक एंजाइम्स और ये एंजाइम्स डाइसैकेराइडों को मोनोसैकेराइडों में बदल देता है, यानी कि जटिल को अणु में। ठीक है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में। इसमें प्रमुख एंजाइम है हमारे माल्टेज। ठीक है, माल्टेज क्या करता है, जो हमारा माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, दोनों इनमें तोड़ देता है। और हमारा लैक्टेज जो है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देता है। और उसके बाद सुक्रोज जो होता है, ठीक है, यानी कि हमारा सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद जो हमारे वसा पाचक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि लाइपोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं उनको, बची हुई वसा का पाचन आंतरीय रस में उपस्थित लाइपेज के द्वारा होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था। सो जो लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं यानी कि लाइपेज, वो फैट को फैटी एसिड्स यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन। न्यूक्लियोटाइडों के पाचन से क्षारक एवं शर्कराएं बनती हैं। जो हमारा न्यूक्लियोटाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट में तोड़ देता है। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइडेज। ये क्या करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर में तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि पाचन हो रहा है, जटिल अणु से सरल अणु हमारे बन रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचता है हमारी बड़ी आंत में। ओके, और वहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। क्षुद्रांत्र बड़ी आंत में खुलती है, यानी कि इलियम कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में, और यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसमें 3 भाग स्पष्ट होते हैं। एक होता है हमारा उंडुक या सीकम, ठीक है, वृद्धांत्र तथा मलाशय। याद रखना, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इसको देख लेते हैं डायग्राम से।
ये देखिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा अभी, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और अपेंडिक्स भी आप लोगों ने देखी थी, ठीक है। ये हमारा सीकम, सो ठीक है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ओके, तो 3 भाग हो गए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। देखते हैं सीकम जो होता है यह है बड़ी आंत का प्रथम भाग है, ठीक है, और इससे एक अंग कृमिरूप परिशोषिका जुड़ी रहती है, यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक निष्क्रिय अवशेषी अंग है और यह जीवाणुओं के संक्रमण के लिए अति संवेदी होता है। कोलन जो होता है हमारा ये 1 से 3 मीटर लंबी होती है और उल्टे यू के समान प्रतीत होती है, जो दाएं पार्श्व से ऊपर यकृत के नीचे तक जाती है। और कोलन के इस भाग को आरोही कोलन यानी कि असेंडिंग कोलन कहते हैं, ये देख लीजिए आप। उसके बाद जब ये घूमकर, ठीक है, अनुप्रस्थ कोलन बनाती है और पुनः बाईं ओर ये आती है, तो फिर क्या बनाती है हमारा डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद मलाशय यानी कि रेक्टम, बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है और मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। मलाशय का आखिरी भाग एक्टोडर्म से निर्मित होता है और वृहदांत्र में अपचित भोज्य पदार्थों से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ठीक है, बड़ी आंत में। और अर्ध जो हमारा ठोस मल होता है कोलन से मलाशय में पहुंचता है, जो समय समय पर एनस यानी कि गुदा के द्वारा त्याग दिया जाता है। पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र की भित्ति से शोषित होकर रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, ठीक है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो भोजन होता है पचा हुआ, अब वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा, क्योंकि जटिल अणु हमने क्या है खाए थे, ठीक है, और अब वो सरल जो हमने भोजन किया था वो जटिल था, ठीक है, वो सरल अणुओं में टूटकर कहाँ ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच रहा है। शरीर की कोशिकाएं अपनी आवश्यकता अनुसार भोज्य पदार्थों को कच्चे माल के रूप में ग्रहण करती हैं और इन्हीं के द्वारा फिर क्या होता है, कोशिकाएं ऑक्सीकरण द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं और जो भी इनके जरूरी कार्य होते हैं उनको पूरा करती हैं। और अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वरना वीडियो पूरा समझ नहीं आने का है। नोट्स आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।